प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में रामबल्ली नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामबल्ली बहुत ही चतुर, चालाक और भला आदमी था, परंतु वह बहुत ही गरीब था। गरीबी के अवस्था में भी वह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज मुझे हलवा खाने का बहुत ही जी कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन है, न गुड़, न घी। आप किसी तरीके से ले आओ। चिंता मत कर भाग्यवान, मैं अभी बाजार से सारी चीजें ले आऊंगा। जब रामबल्ली अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने तो अपनी पत्नी से सारी सामग्री लाने को कह तो दिया है, लेकिन कैसे लाऊं और कहां से लाऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर सोचने लगा कि चलो अपने पड़ोसी रामकीरत के पास चलता हूँ, वह मुझे कुछ जरूर पैसे उधार दे देगा। जब रामबल्ली रामकीरत के पास पहुंचा तो रामकीरत ने कहा, अरे रामबल्ली, तुम आओ आओ। और भाभी कैसी हैं? सब तो ठीक है भाई, बस कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी थी। मैं सोचा था कि तुमसे रुपए ले लूं, बाद में फिर रुपए तुम्हें चुका दूंगा। पड़ोसी रामकीरत मन ही मन में सोचने लगा कि यह गरीब आदमी भला कहाँ से मेरे रुपए चुकाएगा। इसे कुछ रुपए भी अगर दे दूं तो इससे वापस लेने की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। ये सोचकर रामकीरत बोला, देखो मित्र, तुम तो बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। वैसे तो मैं राजा का महावत हूँ, पर मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। आजकल हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब मैं अपनी हालत तुमसे क्या बताऊं? भाई, आज अपनी पत्नी का भी मन कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ मीठा बाजार से ला सकूं। ओ, तब तो मैंने नाहक ही तुम्हें तकलीफ दे दी। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी कुछ ही देर में रामकीरत की पत्नी की आवाज अंदर से आई, ए जी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आती हुई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो महावत घबरा गया, मगर तुरंत वह स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है कि मेरी पत्नी ने शायद खिचड़ी बना ली है। पेट भर के मिले ना मिले, मगर आधे पेट खा कर के ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे मित्र, मजबूरी है। इसके बाद रामबल्ली उसके घर से चला गया। रास्ते में चलते समय रामबल्ली सोचने लगा कि रामकीरत मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसलिए गरीबी का दिखावा कर रहा था। उसके रसोई घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा उधार। लगता है कि पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। चलते चलते रामबल्ली की नजर एक बहुत ही खूबसूरत घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। एक निकट से गुजरते हुए राहगीर से रामबल्ली ने पूछा, भाई किसका मकान है ये? आज यहाँ पर इतनी सजावट क्यों है? राहगीर ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर प्रसाद शंभू सेठ जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। अब ऐसी धूमधाम में खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भला? इसके बाद राहगीर ने आगे कहा, आज सेठ जी के लड़के का जन्म हुए 5 दिन हो गए हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी, नामकरण होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम तो कई महीनों तक चलेगी। ये सब सुनकर रामबल्ली मन ही मन सोचने लगा कि कल होगी दावत, मगर आज मेरी पत्नी का हलवा खाने का मन हो रहा है। रामबल्ली मन ही मन में कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर रामबल्ली सीधा बाजार गया।
और वहां से एक बेसन के व्यापारी के पास पहुंचा। उस बेसन के व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, बेसन की कितनी बोरियां गोदाम में होंगी? राम राम भैया, कहाँ से आए हो? मैं सेठ शंभू प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के के नामकरण संस्कार है ना? लड़का हुआ है सेठ जी को? अच्छा, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? ये तो मुझे पता नहीं, मुझसे तो केवल इतना कहा है कि लाला सूरज भान के यहाँ पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का अपना तो धंधा नहीं है, इस हाथ लेते हैं तो इस हाथ देते हैं, लेकिन इतना तुम समझ लो कि 30-40 बोरियां होंगी और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहाँ तक तुम्हें नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है तो वह मैं तुम्हें अभी दिला देता हूँ। इसके बाद सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, रामू, ओ रामू, इस आदमी को एक पाव बेसन लाकर दे दे। ये नमूने के तौर पर बेसन ले जाकर अपने सेठ शंभू प्रसाद को दिखाएगा। रामबल्ली ने एक पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद वहां से रामबल्ली एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। राम राम लाला जी, जय राम जी की। घी के 50 पीपे होंगे सेठ जी? 50 क्या, 100 मिल जाएंगे। पर तू आया कहाँ से है? किसने भेजा है तुझे? सेठ शंभू प्रसाद ने। कल उनके बेटे का जन्म संस्कार है, इसीलिए पूछ रहे थे। कहा है कि खुले घी के पीपे से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। आए तो कल क्या मुझसे घी जो गया था वह मिलावटी था? जा कह दे अपने सेठ से, लेना है तो ले, ना तो ना ले, नमूना अमूना हम नहीं देते। उसकी बात सुनकर रामबल्ली हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के बहुत से व्यापारी थे। रामबल्ली वहां से निकलकर दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात कह सुनाई। वो सेठ उससे कहने लगा, अरे सेठ शंभू प्रसाद ने हमें याद किया, यह तो धन्यभाग है। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर मैं तुम्हें घी अभी दे देता हूँ। और फिर सेठ ने नमूने के तौर पर रामबल्ली को थोड़ा सा घी दे दिया। इसके बाद रामबल्ली बड़ा ही खुश होकर घी लेकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद रामबल्ली एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उससे भी यही बात कही कि उसे नगर सेठ शंभू प्रसाद ने उसके पास भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट खुश होते हुए एक ढेली गुड़ की रामबल्ली को देते हुए कहा, अरे ये ले, जल्दी कर, ये बहुत ही चोखा गुड़ है और जल्दी जाकर बताओ कि गुड़ की कितनी बोरियां भेज दूं। जा फटाफट जल्दी लेके जा, कहीं मिठाई बनने में देरी ना हो जाए। रामबल्ली गुड़ लेते हुए वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने की सारी सामग्री मिल गई थी। वह शाम के समय अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी सामग्री दे दी। पत्नी बोली, अरे आप सारा सामान ले आए, मुझे तो लगता था कि मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने फटाफट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है कि उसी राज्य के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर उसी राज्य में घूम रहे थे और ठीक उसी समय लक्कड़हारे रामबल्ली के द्वार पर खड़े हुए थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। रामबल्ली ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तो तैयार कर दिया है, मगर इसे हम अभी नहीं खाएंगे। क्यों? अरे वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत रामकीरत, तो तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसके पास गया था तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहाँ पर आ गया
तो मुझे ना चाहते हुए भी हलवा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। तो फिर तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? हाय राम, अब तो मैं दिया बाती भी ना जलाऊंगी। अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवा का मजा लेने लगे। उसी क्षण राजा प्रताप सेन भी झोपड़े के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी बैठकर हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर रामबल्ली और उसकी पत्नी दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। रामबल्ली अपनी पत्नी से कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। रामबल्ली की पत्नी ने तुरंत दीपक जला दिया। रामबल्ली ने देखा कि वहां पर तीसरा भी एक आदमी मौजूद है और उसे देखकर वह हैरान रह गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। लो, इसी खुशी में यह स्वर्ण मुद्रा मेरी तरफ से उपहार के तौर में रख लो। नहीं नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम मेरे मेहमान हो और हम मेहमानों को खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया और मेरी पत्नी के लिए हलवा कम पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मुझे बताओ तो, तुम कैसे सामग्री इकट्ठा किए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में रामबल्ली ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, गुड़, घी आदि की व्यवस्था की थी। फिर बोला, अब सारा सामान खत्म हो गया है और हलवा नहीं बन सकेगा और हलवा अब नहीं बनाया जा सकता। ओह, मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी के बीच में नाहक ही तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया और तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा लेने को तैयार नहीं हो और तुमने मुझे मित्र कहा है। मेरी एक सलाह मानो। कल सुबह तुम महाराजा प्रताप सेन के राजमहल में जाना। मेरे इच्छा से वो तुम्हारी कुछ न कुछ मदद अवश्य ही कर देंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहां से चले गए। महल में आकर वे अपने राजसी वस्त्र पहने और एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी राजमहल में आएगा जिसका नाम रामबल्ली है। उसे बिना किसी रोक टोक के मेरे पास ससम्मान प्रस्तुत कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह के समय रामबल्ली की पत्नी ने रामबल्ली को उठाया और कहा, आज तो राजमहल की तरफ जाना है जी। सुनिए जी, आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो। क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कुछ भेंट ले जाना चाहिए। अरे, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए। अब चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल में, देखिए क्या होता है। और सुनिए, उनको उपहार देने की जो बात है, तो परसों मैंने एक कबूतर पकड़ा था। मैंने उसके पर काट दिए हैं पालतू बनाने के लिए। आप तो जंगल लकड़ी काटने के लिए चले जाते हैं और दिन भर मैं घर में अकेली रहती हूँ। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। रामबल्ली अपनी पत्नी की बात मानकर कबूतर लेकर राजमहल की तरफ चल दिया। ठीक उसी समय राजा प्रताप के सैनिकों ने राजा प्रताप के सामने आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं चंद्रसेन राजा का दूत हूँ।
हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, ये पैगाम संकेतित है जो आपको समझना होगा और फिर उसके बाद उसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए उस दूत ने फर्श पर खड़िया से एक घेरा बना दिया और जेब से कुछ दाने निकालकर उस घेरे के चारों तरफ फैला दिए। इसके बाद वह राजा से बोला, यही पैगाम है महाराज, अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं। यह देखकर महाराज कुछ सोचने लगे। उफ, इस दूत ने हमें क्या मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना शक्तिशाली राज्य है। उनके राजा को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। राजा के समझ में इस पैगाम का उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि बताएं कि इस पैगाम का क्या अर्थ है। वह मंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर इस उत्तर को न बता सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल छा गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, मेरी समझ से सुल्तानगढ़ के राजा चंद्रसेन के सवाल का उत्तर समझ से बाहर है। राजा सोचने लगे कि उफ, अब हम क्या करें, इस पैगाम का क्या उत्तर दें इस राजदूत को। तभी राज दरबार में रामबल्ली का आगमन हुआ। रामबल्ली ने महाराज को प्रणाम किया। रामबल्ली उन्हें देखते ही समझ गया कि यह आदमी वही है जो रात को वेश बदलकर मेरे घर पर आया हुआ था। राजा प्रताप सेन की नज़र जैसे ही रामबल्ली पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की सारी घटना याद आ गई। दिमागी रूप से परेशान होने के बावजूद उन्होंने रामबल्ली का बहुत ही स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल ही भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध भी न करवा सका। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं आपको नहीं पहचाना था, इसीलिए अगर अनजाने में मुझसे या मेरी पत्नी से कोई भूल हो गई हो तो उसे नादान समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे, इसमें माफ़ी की क्या बात है, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारे पत्नी के बीच में बाधक हो गए। राजा और रामबल्ली की बातों का आशय कोई मंत्री न समझ सका। कुछ देर दोनों में बातें होती रहीं। इसके बाद रामबल्ली राजा के चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं। इसीलिए वो बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं महाराज। यदि आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। रामबल्ली अपने कबूतर को झोले में रखकर अपने साथ लाया था। राजा प्रताप सेन ने कुछ क्षण तक सोचा, फिर इसके बाद अपनी परेशानी रामबल्ली को बता दी। राजा की बात सुनकर रामबल्ली ने कहा, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस सवाल ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दे दूं। यदि तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। रामबल्ली ने अपने झोले से कबूतर को निकाला और उस घेरे में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर कुछ देरी तक रुका। इसके बाद उस घेरे के बाहर पड़े गेहूं को देखने लगा। इसके बाद आगे बढ़कर उसने गेहूं के दाने फटाफट चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के घेरे के सारे दाने खा चुका था। ये देखने के बाद कुछ देर के बाद आए हुए राजदूत ने महाराज से हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद राजा ने रामबल्ली से पूछा, ये बताओ रामबल्ली, तुम कबूतर किस लिए लाए थे। महाराज, मैं इसे उपहार के तौर पर आपको देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी को हल करने का एकमात्र साधन बन गया। बात असल में ये थी कि मैं आपके दर्शन के लिए पहली बार आ रहा था, इसीलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि खाली हाथ महाराज के यहाँ जाना उचित नहीं है। कुछ न कुछ भेंट
उन्हें अवश्य देनी चाहिए। तो मैं यह कबूतर आपको उपहार के तौर पर देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी खुशी से रामबल्ली का ये उपहार स्वीकार किया। फिर कहने लगे, लेकिन एक बात और बताओ रामबल्ली, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा चंद्रसेन का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर था तुमने क्या दिया? बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा ने आपके राज्य को गेहूं के गोल घेरे मानकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दाने को साफ कर लिया और कबूतर ने ये दिखा दिया कि हमारी सेना इतनी मौजूद है और इतनी मजबूत है कि उनकी सेना को गेहूं के दानों के बराबर चुगल देगा। रामबल्ली की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश रामबल्ली, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत ही पसंद आया और हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, आप रामबल्ली के लिए बहुत ही सुंदर भवन तैयार कीजिए। उस दिन से रामबल्ली राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन राजमहल में बिताने लगा।